हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाउस की प्रमेय और गाउस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग है वो डिस्कस करेंगे और गाउस की प्रमेय पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उस इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं और टॉपिक्स भी है, तो इस वीडियो में हम वो सारे न्यूमेरिकल्स एंड टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस चैनल के ऑलरेडी 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल पे विजिट करके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत डिटेल में हमने उन वीडियोस में सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसका नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार उन फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी आपके कमेंट्स होते हैं बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जो भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ बेटा उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और बने रहिए इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। गाउस की प्रमेय क्या है भाई? गाउस की प्रमेय देखो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाउस की प्रमेय। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई फिजिक्स में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाउस की प्रमेय चैप्टर फर्स्ट के अंदर। देखो गाउस की जो प्रमेय है हर साल बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका गाउस की प्रमेय बेस्ड आपको देखने को जरूर मिलता है पेपर में। तो टॉपिक को समझिएगा, गाउस की प्रमेय का यूज क्या है। देखिए सबसे पहले समझते हैं गाउस की प्रमेय है क्या और इसका यूज क्या है, उसके बाद हम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। गाउस की प्रमेय कहते हैं कि मान लो अगर हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, गाउस की प्रमेय कहता है कि मान लो हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश रखे हुए। मान लेते हैं यहाँ पे Q1 आवेश रखा हुआ है बेटा, यहाँ पे Q2 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे Q3 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे Q4 आवेश रखा हुआ है, ठीक। और इसके अलावा भी बहुत सारे आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर हैं। ये एक बंद पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ हम इसको बोल सकते हैं। कैसा पृष्ठ है भाई? गोलीय पृष्ठ है ये। ओहो बहुत सुंदर, ठीक। तो कह रहे अगर ये आवेश रखा हुआ है इसके अंदर तो इस गोलीय पृष्ठ से बहुत सारी बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। अगर धनावेश होगा तो बाहर की तरफ निकलेंगे, ऋणावेश होगा तो अंदर की तरफ जाएंगी, है ना। तो ये बहुत सारे बल रेखाएं जो हैं वो इस पृष्ठ से बाहर की तरफ निकल रही है। तो कुल बल रेखाओं की जो संख्या है उसके लिए हमने एक टर्म्स डिफाइन किया फिजिक्स में और उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। तो गाउस ने कहा है कि अगर एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश है तो इस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो उन्होंने कहा इस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा फाई, वो इस पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है, कुल कितना आवेश है। जैसे इस पृष्ठ के अंदर Q1, Q2, Q3 एंड Q4, तो टोटल आवेश इसमें Qnet कितना है। तो हमने कहा इस पे Qnet इस पृष्ठ के अंदर टोटल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 है। ये टोटल आवेश इस पृष्ठ के अंदर है। तो गॉस ने कहा, गाउस की प्रमेय का जो स्टेटमेंट उसमें ये कहा गया है कि इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इस पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश Qnet का 1/ε0 गुना होता है। मतलब इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो गाउस ने बोला कि इस पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स फाई जो है वो Qnet का 1/ε0 गुना होगा। मतलब जितना भी आवेश है उस आवेश की आप 1/ε0 से क्या कर दो, गुणा कर दो, फिर जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल सा स्टेटमेंट गॉसेस थ्योरम के लिए वैलिड है। अच्छा सर ये बताओ, जो गॉसेस थ्योरम में ये कहा गया है कि जो पृष्ठ है ये पृष्ठ किस शेप का होगा, किस आकृति का होगा। तो हमने कहा जो पृष्ठ है बेटा ये किसी भी आकृति का हो सकता है। वो आपका गोलीय पृष्ठ हो सकता है, वो आपका बेलनाकार पृष्ठ हो सकता है, वो आपका शंकु के आकार का हो सकता है, वो घनाभ हो सकता है, घन हो सकता है, या कोई ऑर्बिट्री शेप का हो सकता है। अब किसी भी शेप का एक पृष्ठ ले लीजिए, बट मैंडेटरी जो कंडीशंस है वो है कि पृष्ठ आपका बंद होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। बंद पृष्ठ के लिए ही गॉसेस थ्योरम
वैलिड है। अगर कहीं बंद पृष्ठ नहीं होगा और आप गॉसेस थ्योरम को इंप्लीमेंट करेंगे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस को आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले बनाना पड़ेगा आपको एक गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस बनाने के बाद आप जाके गाउस की प्रमेय को उस सरफेस के अंदर क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो सिंपल सा स्टेटमेंट हम देख लेते हैं गॉस थ्योरम की यहां पे। तो गॉस थ्योरम क्या कह रहा है कि इसके अनुसार निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ, देखिए यहां पे लिखा हमने, बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरा या परिबद्ध, इसके लिए हम घिरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना, परिबद्ध की जगह हम घिरा भी लिख सकते हैं। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरा नेट वैद्युत आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, तो उस केस में फाई जो है, फाई ई लिखा जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, क्योंकि फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर लिखा जाएगा यहाँ पे Q/ε0। Q यहाँ पे क्या है, कुल आवेश है उस पृष्ठ के अंदर का। Q क्या है भाई, कुल आवेश। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कुल आवेश को रिप्रेजेंट करेगा कि उस पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है। Q/ε0 ये किसके लिए वैलिड है, ये तभी वैलिड होगा बेटा निर्वात या वायु के लिए। जब वो बंद पृष्ठ के अंदर क्या होगा, निर्वात या वायु होगा, तभी हम Q/ε0 यूज करेंगे। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर उस पृष्ठ के अंदर कोई माध्यम रखा हो, मतलब उस पृष्ठ के अंदर मान लो हमने पानी भर दिया, उस पृष्ठ के अंदर कोई द्रव हमने भर दिया, या उस पृष्ठ के अंदर हमने पूरा बैक्स भर दिया, मोम भर दिया, तो उसके उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में किसी माध्यम के लिए, देखो किसी माध्यम के लिए जो गॉसेस थ्योरम लिखा जाएगा गाउस प्रमेय, वो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू बेटा, इसको लिखा जाएगा Q/ε। यहां पे एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है, यहां पे एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर देंगे, एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इस थ्योरम को Q/K/ε0 भी लिखा जा सकता है। एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, K/ε0, जहां पे K जो है आपका, K को हम बोलते हैं परावैद्युतांक, किसका, माध्यम का, किसका परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक, तो अगर किसी माध्यम के लिए गाउस की प्रमेय को लिखा जाएगा, तो गाउस की प्रमेय को लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इसको फाई भी लिख सकते हैं, तो फाई ई दैट इज इक्वल टू Q/K/ε0 या Q/ε। जस्ट किसी माध्यम के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले को यूज करेंगे निर्वात के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं, गॉस थ्योरम को प्रूफ करते हैं हम यहाँ पे, गॉस थ्योरम को हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो लेट्स सी, इरेज कर देता हूँ, इसका कोई काम है नहीं वैसे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मान लेते हैं एक बिंदु आवेश है, और उस बिंदु आवेश के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ है। एक हम ड्रॉ कर लेते हैं, अरे भाई व्हाइट कलर, क्या बात। ठीक, ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, और मान लेते हैं इस गॉसियन सरफेस के अंदर इसके केंद्र पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है। इसके केंद्र पर, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, और इस केंद्र पर एक बिंदु आवेश प्लस Q रखा हुआ है। और इस गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है मान लेते हैं ये स्मॉल r है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, इस पृष्ठ को बोला जाएगा गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ। ठीक, और इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर हमारा एक बिंदु आवेश रखा हुआ है Q, और आपको प्रूव करना है इस बिंदु आवेश के कारण इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो संपूर्ण फ्लक्स निकल रहा है Q/ε0। ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स सी। देखो ये जो गॉसियन सरफेस है बेटा, इस गॉसियन सरफेस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, छोटे छोटे इसके टुकड़े बना सकते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा यहां पे हम ले लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं हम यहां पे ds, कितना, ds। और इस पॉजिटिव Q आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की दिशा में होगा। और एक छोटा सा जो हमने यहाँ पे पृष्ठ लिया है, क्षेत्रफल लिया है, इसका वैल्यू मान लेते हैं बेटा कितना, ds, और ds भी लंबवत
बाहर की तरफ होगा। जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होता है, और वैद्युत क्षेत्र भी बेटा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा। अगर धनावेश होगा, अगर ऋणावेश होगा तो पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ होगा। तो धनावेश है इसीलिए जो विद्युत क्षेत्र होगा वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा। देखिए ds और E ये दोनों एक ही दिशा में है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जल्दी से कि E और ds के बीच एंगल कितने डिग्री का है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। तब तक मैं कुछ डेटा यहां पे लिख देता हूं। तो डेटा लिख देता हूं यहां पे। मान लेते हैं r जो है वो क्या है बेटा, त्रिज्या है। r क्या भाई, r हमारा त्रिज्या है। अच्छा ds और E के बीच कोण, ds तथा E के बीच कोण थीटा कितना भाई, 0 डिग्री। कितना होगा थीटा, 0 डिग्री होगा। ठीक, क्योंकि दोनों सेम दिशा में हैं इसलिए एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। अच्छा एक छोटा सा जो हमने यहां पे एलिमेंट लिया है बिंदु P पर, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा इस बिंदु आवेश की वजह से। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो बिंदु आवेश की वजह से उसे r दूरी पर कोई बिंदु अगर है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। ये बिंदु आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र है। तो इस P से कितना, मतलब ये जो छोटा सा एक एलिमेंट हमने लिया है, एक छोटा सा पृष्ठ हमने लिया है, इस छोटे से पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो छोटे से अवयव ds से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, देखो छोटे से पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो ये निकलेगा बेटा d फाई इज इक्वल टू दैट इज E डॉट ds। छोटा सा फ्लक्स होगा क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल है, तो छोटा सा फ्लक्स होगा। कितना होगा भाई, E डॉट ds होगा। ओहो बहुत सुंदर भैया, ओहो। चलिए E डॉट ds, तो ये E ds cos 0 डिग्री हो जाएगा बेटा। क्या जाएगा, क्योंकि एंगल थीटा है, थीटा 0 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 0 और cos 0 का वैल्यू होता है हमारा 1, तो ये आपका जाएगा E डॉट ds। तो ये तो हो गया बेटा छोटा सा फ्लक्स जो इस छोटे से एरिया से निकल रहा है। तो हमने कहा ये जो एक गॉसियन सरफेस हमने बनाया है, इस गॉसियन सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा भाई। तो हमने कहा संपूर्ण पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला d फाई, इसको आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो हमने कहा फाई दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, क्योंकि एक छोटे से एरिया का हमारे पास फ्लक्स आ गया E डॉट ds, और पूरे संपूर्ण पृष्ठ से निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, E की ds से हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओहो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए तो इंटीग्रेशन E डॉट ds, E तो कांस्टेंट होगा तो E ले लेंगे हम बाहर, तो क्या बचेगा बेटा इंटीग्रेशन ds। इंटीग्रेशन ds का मतलब हो गया ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एरिया होंगे गॉसियन सरफेस पर, और उन सारे एरिया को आपस में क्या कर रहे हैं हम, ऐड करें। तो उन सबको अगर आपस में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, गॉसियन सरफेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इंटीग्रेशन ds यहां पे लिख देता हूं मैं ऊपर, इंटीग्रेशन ds मींस पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोलीय पृष्ठ का, तो ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन E डॉट ds को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 पाई r स्क्वायर। E का वैल्यू आप यहां से रिप्लेस कर दीजिएगा, E इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। रिप्लेस करिए यहां पे, तो ये आपका जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ds हो जाएगा बेटा आपका 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, 4 पाई, अरे सॉरी रुक जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय q बाय r स्क्वायर,
क्यू बाई आर स्क्वायर, ये ई का वैल्यू हो गया, और इंटीग्रेशन डी एस, तो ये आपका जब 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आपका फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो आपके पास एक गॉसियन सरफेस है, एक गोलीय पृष्ठ है, इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा फाई, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा क्या है बेटा, गाउस की प्रमेय है। यही गाउस की प्रमेय है। बस यही तक आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, बस यहां तक आपको जो है सॉल्व करना है। अगर गाउस की प्रमेय प्रूफ करने के लिए आता है कि गाउस के प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए या सिद्ध कीजिए, तो जस्ट आपको यही वाला डेरिवेशंस बहुत शॉर्ट में मैंने आपको यहां पे समझाया है, और इतना ही आपको सब लिख के आना, आपको फुल मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। तो एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप आपको गाउस की प्रमेय समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। शायद एक दो क्वेश्चंस हैं, ये छोड़िए, जिसको हमने लिखते हैं इंटीग्रेशन सी डॉट डी एस। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे उदाहरण। देखिए क्वेश्चन है, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश 8.85 इंटू 10⁸ कूलम है, गणना कीजिए। मतलब एक गोलीय पृष्ठ है और उसके अंदर इतना आवेश रखा हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। कह रहे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की, मतलब उस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो वैद्युत फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा। अच्छा एक चीज मैं यहां पे आपको बता दूं, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो गॉसियन पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसका वैल्यू है। तो ये जो गॉसियन पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम गाउस की प्रमेय कह रहे हैं बेटा, ये गाउस की प्रमेय हर एक पृष्ठ के लिए वैलिड है, चाहे वो आपका गोलीय पृष्ठ है, आपका बेलनाकार है, घनाभ है, घन है, शंकु है, या कोई भी ऑर्बिटरी, किसी भी इरेगुलर शेप में कोई भी सरफेस अगर है, इन सब पृष्ठ के लिए ये जो आपका फॉर्मूला है ये वैलिड है। दूसरा ये जो फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले में डिस्टेंस कहीं पे भी यूज नहीं, मतलब आर का कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये हर एक पृष्ठ के लिए वैलिड है, और हर एक आकृति और हर एक आकार वाले पृष्ठ के लिए वैलिड है। आकार छोटा है या बड़ा है, गोलीय पृष्ठ छोटा है या बड़ा है, फ्लक्स इतना ही निकलेगा। अगर आप त्रिज्या को 2 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, 10 गुना कर दे, 100 गुना, 1000 गुना कर दे, आपके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे आपका पृष्ठ छोटा है या पृष्ठ बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा वो इतना ही फ्लक्स निकलेगा। तो इसलिए सेकंड पार्ट का मैं पहले ही आंसर आपको बता दूं, चाहे आप त्रिज्या को 2 गुनी कर दे, या त्रिज्या को 3 गुनी कर दे, या त्रिज्या को 4 गुनी कर दे, आपके विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो फ्लक्स निकालना है, तो क्यू हमारे पास दे रखा है यहां पे, क्यू दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻, माइनस का सॉरी प्लस का 8, प्लस का नहीं बेटा माइनस का 8 होगा, माइनस का 8 कूलम। ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, -8 कूलम होगा। ठीक, अच्छा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन, नहीं कूलम, अरे कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है एप्सिलॉन। याद कर लीजिएगा, कब नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में इसका वैल्यू दे रखा होता है। ठीक, तो कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू आपका हो गया बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻, क्या हो जाएगा बेटा 12। 8.85 से 8.85 कैंसिल, 10⁻⁻12 ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁻8 और प्लस का 12, माइनस का पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, -8 + 12 तो यह जाएगा 10⁴। क्या होता है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम वैद्युत फ्लक्स का यूनिट होता है। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज
फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरे पार्ट का आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, दोबारा बता देता हूं। दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा बेटा कि वैद्युत फ्लक्स जो है वो गोलीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए त्रिज्या दुगुनी करने पर वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिख लीजिएगा इसको अपने भाषा में। चलिए नेक्स्ट है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। कह रहे एक बॉक्स है ना, और उस बॉक्स से जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है उसका मान दे रखा है कितना बेटा, तो वैद्युत फ्लक्स का मान दे रखा 8 × 10³ ठीक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपसे पूछा उस बॉक्स के अंदर नेट कितना आवेश है, तो क्या लगाएंगे हम, तो यहां पे हम लगाएंगे गाउस की प्रमेय। क्या लगाएंगे भाई, गाउस की प्रमेय। गाउस की प्रमेय फाई इज इक्वल टू दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्यू नेट आवेश निकालेंगे, तो नेट आवेश कितना हो जाएगा बेटा, तो नेट आवेश क्यू बराबर हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत फ्लक्स की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। ओहो बहुत सुंदर। अच्छा फाई कितना आपका 8 × 10³ एप्सिलॉन नॉट कितना बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट आपका वैल्यू आपको बताइए 8.85 × 10⁻⁻12 ठीक। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 8 जा 64 प्लस 4 तो 68 कैरी 6 8 8 जा 64 प्लस 6 हो गया हमारा 70। कितने प्लेस बाय डेसिमल है, 2 प्लेस बाय डेसिमल है, तो 70.80 और 10⁻, देखिए माइनस का 12 है और प्लस का 3 है, तो -12 + 3 इज इक्वल टू -9। तो यहां पे कितना आएगा बेटा, -9 कूलम। तो ये हमारा आंसर है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 70.8 नैनो कूलम ठीक, चाहे आप यहीं पे छोड़ दो या इसको आगे एक लाइन और लिख सकते हैं, 70.8 नैनो कूलम जो है वो टोटल आवेश हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, मतलब कह रहे उस पृष्ठ से जो फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, बहिर्मुखी का मतलब बाहर की तरफ निकलने वाला फ्लक्स वो 0 है, तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। सिंपल सी बात है, कह रहे अगर फ्लक्स 0 है तो आप गाउस की प्रमेय अगर यूज करेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इज इक्वल टू दैट इज फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई 0 है तो 0 के एप्सिलॉन नॉट से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा 0 आएगा। तो इसका मतलब अगर उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब उस पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है, तो इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है बेटा 0। आवेश उपस्थित हो सकता है बट उसके अंदर टोटल आवेश कितना है 0 है। जैसे एक गोलीय पृष्ठ है हमारा, ये क्या हो गया, जैसे एक गोलीय पृष्ठ हो सकता है हमारा, जैसे एक गोलीय पृष्ठ हमारे पास है ना, और इस गोलीय पृष्ठ के अंदर मान लो यहां पे एक प्लस का क्यू आवेश रखा हुआ है और यहां पे एक माइनस का क्यू आवेश रखा हुआ है। कितना आवेश, ऐसे ले लो इसको कि मान लो यहां पे एक माइनस का 3 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है और यहाँ पे प्लस का 3 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा हुआ है ना, और यहाँ पे मान लो एक +5 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है और यहाँ पे मान लो माइनस का 2 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है और यहाँ पे मान लो माइनस का 3 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है। अगर हम इन सारे आवेशों को जोड़ेंगे तो इसका नेट आवेश कितना होगा, नेट आवेश इसका 0 होगा। देखो +3 -3 कैंसिल, -2 -3 -5 +5, तो ये भी आ जाएगा कैंसिल। तो इसका मतलब इस पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है, तो इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है 0। तो इसका मतलब इस पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा बाहर, तो इस पृष्ठ से कुल फ्लक्स निकलेगा 0। क्यों, क्योंकि इस पृष्ठ के अंदर कुल कितना नेट कितना आवेश है बेटा 0 है।
तो आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि इस पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश होगा, 0 आवेश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस माइनस 1 माइक्रोकूलम आवेश का वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। क्या रखा हुआ है? वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। गॉसीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस पे प्लस 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, यहां पे माइनस 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ के अंदर कुल नेट आवेश कितना है? तो इस पृष्ठ के अंदर नेट आवेश आपका हो जाएगा बेटा Q, दैट इज प्लस 1 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 1 माइक्रोकूलम। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 0। तो इस पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है भाई? 0। तो फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बेटा? 0 होगा। तो फाई का जो मान आएगा वो कितना आएगा? वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है? 0 आवेश है। तो इसकी वजह से इस पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा? 0 फ्लक्स निकलेगा। तो इसका मतलब अगर एक बंद पृष्ठ के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से उस पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा? तो कुल फ्लक्स निकलेगा बेटा 0, क्योंकि जितनी वैद्युत बल रेखा है इस पॉजिटिव आवेश के लिए बाहर की तरफ आएगा, उतना ही बल रेखा है नेगेटिव आवेश के लिए क्या होगा? अंदर की तरफ आएगा। इसलिए टोटल फ्लक्स हो जाएगा आपका 0। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और कूलम का नियम। मतलब इसी की हेल्प से हम कूलम के नियम की उत्पत्ति भी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। आप कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लीजिए, आपको टॉपिक जरूर मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले मान लेते हैं बेटा हमारे पास एक बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश को हमने इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर हमने इसके केंद्र पर रख दिया, दैट इज प्लस Q। कहां पर रखा है? इसके केंद्र पर रखा हुआ है। मान लेते हैं इस गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है बेटा वो कितना है? R है। ये हमारा क्या एक गॉसियन पृष्ठ है या गॉसीय पृष्ठ भी हम बोल सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ या गॉसीय पृष्ठ। ठीक, अच्छा, इस बिंदु आवेश की वजह से हमें क्या करना है? इससे r डिस्टेंस पे यहां पे मान लेते हैं एक पॉइंट है P और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है कि इस बिंदु आवेश की वजह से इस बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हमने क्या करा कि r रेडियस का हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, क्योंकि गाउस के प्रमेय का डेरिवेशन है। तो गाउस के प्रमेय के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो हमने उस बंद पृष्ठ को हमने बनाया यहाँ पे एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ बनाया। क्या बनाया भैया? एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ। ओहो बहुत सुंदर। अच्छा, इस गॉसियन पृष्ठ को हम छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर सकते हैं बेटा? डिवाइड कर सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अगर इसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे बिंदु P पर एक छोटा सा हम यहाँ पे इसका छोटा सा एरिया ले सकते हैं। तो एक छोटा सा एरिया हमने यहाँ पे ले लिया भाई, ये एक छोटा सा एरिया है और इस छोटे से एरिया का जो वैल्यू है मान लेते हैं ds है। क्या भाई? ds। अच्छा भैया बहुत बढ़िया। तो ds इसके लंबवत बाहर की तरफ होगा, क्योंकि हमेशा एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत कहाँ होता है भाई? बाहर की तरफ होता है। अच्छा, ये धनावेश है, तो इस धनावेश की वजह से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो पृष्ठ से लंबवत बाहर की तरफ। तो यहां पे भी जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा। कितना एंगल बनेगा भैया? E और ds के बीच में 0 एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम दिशा में है। ओहो सर बहुत बढ़िया, गजब, सुंदर, लाजवाब, बेहतरीन। EDS भाई 0 डिग्री एंगल पर दोनों एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में बाहर की तरफ निकल रहे हैं। चलिए बात करते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि माना O से P तक का जो डिस्टेंस है भैया R है, O से P तक का डिस्टेंस हमारा क्या है भाई? R है।
तो इस छोटा सा जो हमने एक एरिया कंसीडर किया है, एक छोटा सा जो हमने यहां पे एलिमेंट लिया है, इस छोटे से एलिमेंट से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ जाएगा, तो इस छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स निकलेगा, तो छोटे से अवयव ds से बद का मतलब निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, छोटे से अवयव ds से बद वैद्युत फ्लक्स, कितना फ्लक्स निकलेगा, एक छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, और इस छोटे से फ्लक्स को हम d फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। छोटे छोटे चीजों को हम d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो यहां पे क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल होगा, छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, और इस छोटे से फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, d फाई से। ओहो बहुत सुंदर। अच्छा, तो d फाई इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज E डॉट ds, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ds। एंगल है हमारा 0 डिग्री, तो हम इसको लिखेंगे E ds cos 0। cos 0 का वैल्यू होता है बेटा 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आपका जगह E डॉट ds। चलिए भैया बहुत बढ़िया, d फाई एक छोटा सा फ्लक्स आ गया हमारा, जो इस छोटे से एरिया से निकल रहा है। हमने कहा इस संपूर्ण पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो गाउस की प्रमेय के अनुसार निकाल सकते हैं, और बाकी इसको इंटीग्रेट करके भी हम निकाल सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, देखो संपूर्ण पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो फाई, इसी को हम क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे E डॉट ds। छोटा सा जो फ्लक्स है, इसी छोटे से फ्लक्स को क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे, तो लिखेंगे फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। E कांस्टेंट होगा, तो E को ले लेंगे बाहर, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ds। और इंटीग्रेशन ds, क्योंकि अभी गॉस थ्योरम में हमने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन ds क्या होता है, इस गॉसियन पृष्ठ का कुल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और गॉसियन सरफेस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई कितना आ जाएगा हमारा, तो फाई इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ओहो बहुत सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन, मजा आ गया भैया। अच्छा सर बताओ, कुछ तो बताओ आगे क्या करेंगे। तो हमने कहा आगे सिंपल सा, यहां तक हमने निकाले ना, आगे हम गाउस का प्रमेय यूज करेंगे। गाउस की प्रमेय से, देखो गाउस की प्रमेय यूज करेंगे, तो गाउस की प्रमेय क्या कहता है कि इस पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई है, वो Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से फाई हमारा क्या आ रहा है भाई, E इंटू 4 पाई r, इसका दोनों फ्लक्स क्योंकि एक ही पृष्ठ का है, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, हम बराबर रख देंगे। तो देखिए E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या जगह भाई, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 पाई r स्क्वायर को उठा के इधर पटको, तो यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। मतलब एक बिंदु आवेश और उससे r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। ओहो सर, लेकिन हमें यहाँ पे कूलम का नियम प्रूफ करना है, तो हमने कहा कूलम का नियम भी प्रूफ हो जाएगा, काहे चिंता कर रहे हो भैया, काहे चिंता कर रहे हो। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर एक धनावेश Q0 रखा हुआ है। यहां पे एक धनावेश किसको रख दिया भैया, Q0 को रख दिया। हमने कहा यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान E है, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक धनावेश रखा हुआ है, परीक्षण धनावेश Q0। तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस Q0 पे एक बल आरोपित करेगा, उसको क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, थप्पड़ बजाएगा उस पर, मतलब थप्पड़ का मतलब फोर्स। ठीक है, तो कितना फोर्स लगेगा भाई, तो कितना फोर्स लगेगा, तो उसके लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लेते हैं कि माना एक परीक्षण धनावेश Q0 बिंदु P पर
रखा है, बिंदु P पर रखा हुआ है। अतः Q0 आवेश पर वैद्युत क्षेत्र E द्वारा लगाया गया बल। ओहो भैया, तो विद्युत क्षेत्र ने Q0 को कितने थप्पड़ से फोर्स लगाया भैया? तो फोर्स लगाया F इज इक्वल टू Q0 इंटू E, क्योंकि विद्युत क्षेत्र E के अंदर अगर कोई भी धनावेश या ऋणावेश रखा हुआ है तो उस पर बल लगता है कितना भाई? F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। ओहो, बहुत सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। हमने कहा E का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। E का मान क्या था भाई? E का मान 1/4πε0q/r²। E का मान रख दो यहाँ पे। E का मान रख दोगे तो भैया क्या आ जाएगा? Q0 इंटू E। E आपका 1/4πε0q/r²। तो हमने कहा ये जो बल है, इस बल का फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू 1/4πε0q इंटू Q0/r²। हमने कहा ये जो बल है, ये बल बेसिकली ये किसका है भाई? ये जो सूत्र है F इज इक्वल टू 1/4πε0q/r²। हमने कहा ये जो फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है? ये कूलम के नियम का फॉर्मूला है। तो नीचे लिख देंगे अतः यही कूलम का नियम है। क्या लिख देंगे? अतः यही कूलम का नियम है। बहुत बढ़िया, ठीक। तो इस तरीके से गाउस की प्रमेय का यूज करके, गाउस की प्रमेय को यूज करके हम कूलम के नियम को क्या कर सकते हैं बेटा? प्रूफ कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रूफ इसका है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स होता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। यूट्यूब ने कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया है। कोई भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में पूछो ना, जरूर आंसर मिलेगा। बेटा ये जो कमेंट सेक्शन में बातें चल रही है बेटा, ये बातें थोड़ा सा कम करके आप थोड़ा सा फोकस पढ़ाई पे कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए है। बातें तो होती रहेंगी, पढ़ाई आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। आते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारे पास एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है और उस तार के कारण उससे r दूरी पर एक बिंदु P हम ले लेंगे और उस बिंदु P पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ओह, कैसे निकालेंगे? तो मान लेते हैं यहां पे हमारे पास एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है और इस तार में मान लेते हैं हम Q आवेश जो है वो एक समान रूप से बेटा वितरित है। इस तार में Q आवेश जो है एक समान रूप से बेटा वितरित है और ये अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है। सर, अनंत लंबाई का मतलब क्या होता है? क्या 100, 200, 500, 1000, 10,000 किलोमीटर का लंबा एक तार होगा और उस तार को हम बोलेंगे कि अनंत लंबाई का एक तार है? या एक ऐसा तार जिसकी लंबाई हमें पता ही नहीं कि कितना लंबा हो सकता है, वो हमें पता ही नहीं, यहां से लेके मतलब ब्रह्मांड के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक इतना लंबा तार होगा, तब हम उस तार को अनंत लंबाई का एक तार बोलेंगे? हमने कहा नहीं, हमने कहा अनंत लंबाई का तार का मतलब है कि सिंपली अगर आपके पास 1 मीटर लंबा एक तार है, कितना मीटर भैया? 1 मीटर लंबा तार है और उस 1 मीटर लंबे तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो उस केस में 1 मीटर लंबा तार ही आपके लिए अनंत लंबाई का आवेशित तार होगा। सर ऐसा है क्या? हाँ भैया, यही होता है फिजिक्स में। अनंत लंबाई का मतलब अगर आपके पास 10 मीटर लंबा एक तार है और उस तार से अगर आप 50 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो इसका मतलब कि वो 10 मीटर लंबा तार ही आपके लिए अनंत लंबाई का आवेशित तार है। ये ऐसा नहीं एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड के छोर तक इतना लंबा तार बनाएगा कौन भैया? नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है और इस तार से r दूरी पर स्थित यहां पे एक बिंदु ले लेते बेटा P और इस बिंदु P पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे भैया?
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस तार से बिंदु P की जो दूरी है मान लेते हैं बेटा r, और ये r अगर तार की जो लंबाई है अगर इस लंबाई से बहुत कम है तो हम इस तार को क्या बोलेंगे, अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार बोलेंगे। इतनी बातें समझ में आता है तो ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इस बिंदु P से जाता हुआ क्या बनाएंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, है ना। तो गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। गॉसियन पृष्ठ कैसा बनेगा, तो हमने कहा मान लो ये तार है, ये किस आकृति का है, इसका आकृति क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्या। ये एक तार है, इस तार की आकृति बेलनाकार है। तो हमने कहा यहां पे जो गॉसियन पृष्ठ हम बनाएंगे वो इसके सिमेट्री के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर तार बेलनाकार है तो हम पृष्ठ भी बेलनाकार बनाएंगे। अगर तार घनाव के आकार का है तो उस केस में हम पृष्ठ भी घनाव के आकार का बनाएंगे। भैया ये बात सुन लो, अगर सिस्टम गोलीय है तो पृष्ठ भी हम कैसा बनाएंगे भैया, गोलीय ही बनाएंगे। ठीक, तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसा उस बॉडी का सिस्टम है, जैसा उस बॉडी का शेप है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो क्योंकि बेलनाकार होता है, ये बेलनाकार तार है, इसीलिए हमने गॉसियन पृष्ठ भी कैसा बनाया भैया, बेलनाकार बनाया है। बहुत सिंपल, बहुत सुंदर। तो हमने r त्रिज्या का l लंबाई का क्या बना दिया भैया, इसकी लंबाई मान लेते हैं टोटल कितना है भाई, l लंबाई का हमने बना दिया एक गॉसियन पृष्ठ। कैसा, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, जो कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। अच्छा, ये जो तार हमारे पास है, इस तार से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो हमने कहा इस तार से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो चारों दिशाओं में जाएंगी। अच्छा मैं दिखाता हूं, एक मिनट, आप ऐसे समझिएगा इसको, हाँ ऐसे समझिए। जैसे ये आपका तार है, ये तार है ना, तो यहां से विद्युत बल रेखाएं चारों दिशाओं में जाएंगे। इस दिशा में भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। ये चारों दिशाओं में निकलेगा। बट याद रखिए कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। किसके लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ विद्युत बल रेखाएं हमने ड्रॉ किया है, और ये विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। हमने दो विद्युत बल रेखाएं ड्रॉ किया, एक ऊपर वाले पृष्ठ पे ऊपर की तरफ, एक नीचे वाले पृष्ठ पे नीचे की तरफ हमने बनाया है। ठीक, अच्छा ये जो बेलनाकार पृष्ठ है बेटा, इसके 3 पृष्ठ हैं। जो बेलन है आपका, इसके 3 पृष्ठ हैं। एक ये वाला फ्लैट एरिया है, सर्कुलर है, ये वाला एरिया सर्कुलर है, और एक इसका घनाभ के आकार का होगा, कुछ इस तरीके से। देखिएगा ये जो बॉटल है बिस्लरी का, कोई प्रमोशन नहीं है भैया, पहले सुन लो, ठीक है ना। ये मत बोल देना कि सब बिस्लरी का प्रमोशंस कर रहे हैं। देखिए ये बेलनाकार एक पृष्ठ है, बेलन के आकार का है। तो ये वाला जो पृष्ठ होगा बेटा, ये कैसा होगा, ये पृष्ठ होगा कैसा भैया, ये पृष्ठ होगा गोलीय पृष्ठ। सेम एज इट इज ये वाला पृष्ठ भी कैसा होगा बेटा, गोलीय पृष्ठ होगा। और ये वाला पृष्ठ कैसा होगा, ये वक्रीय पृष्ठ होगा। कैसा पृष्ठ होगा, वक्रीय। तो 3 पृष्ठ होते हैं, इस साइड का और इस साइड का होता है। दोनों साइड में जो होता है ये हमारा गोलीय पृष्ठ होता है। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और एक इसका वक्र पृष्ठ ही होता है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। क्या होता है भाई, 2 पाई आर एल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में भर दीजिए, कमेंट सेक्शन को 1000 कमेंट्स कमेंट सेक्शंस में होनी चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। ठीक, किसकी इस वीडियो को करना है हमें वायरल, और ये आप ही कर सकते हैं। जल्दी से लग जाइए अपने मिशन पे, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इस जो हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ पे क्या करेंगे, 2 एलिमेंट ले लेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा, इसको नाम दे देते हैं DS1। एक छोटा सा यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं हम, यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा DS2, और एक हम ले लेंगे बेटा यहाँ पे इस वक्री पृष्ठ पर। कहां पे ले लेंगे, वक्री पृष्ठ पर। कितना भैया, इसका DS3। तो ये DS3 इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा। अच्छा, जो विद्युत क्षेत्र है ये भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे E और DS के बीच में कितना कोण बनेगा भाई, θ3 यहाँ पे बनेगा 0 डिग्री। कितना भैया, 0 डिग्री। ओहो, देखिए इस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं नीचे की तरफ है, विद्युत क्षेत्र नीचे है, DS2 इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा भैया, 90 डिग्री। तो DS2 और E के बीच में कोण कितना बनेगा, इसको नाम दे देते हैं हम θ2।
कितना भैया 90 डिग्री। ओहो बहुत सुंदर। अच्छा देखो DS1 और E के बीच में कोण कितना बनेगा, तो इसके बीच में भी कोण बनेगा 90 डिग्री। तो यहां पे भी हम बोल देते कि θ1 जो है ये हमारा है 90 डिग्री। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब इस जो हमारे पास ये तार है, इस तार में कुल कितना आवेश समान रूप से वितरित है भाई। क्यों आवेश समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित होगा। किसी भी बॉडी पे जब हम चार्ज देते हैं वो चार्ज हमेशा एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट है, इसके लंबाई में डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक टर्म्स हमने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां पे लिखता है तार का रेखीय आवेश घनत्व। तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना भाई, तार का रेखीय आवेश घनत्व इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा बेटा Q अपॉन L। तो इस गोलीय पृष्ठ सॉरी बेलनाकार पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, बेलनाकार पृष्ठ के अंदर कुल आवेश भैया कितना होगा, कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश Q, तो यहां पे लैम्डा के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L हो जाएगा। मतलब इस पृष्ठ के अंदर, ये जो पृष्ठ हमारे पास है, इस पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है, तो इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L हो जाएगा। लैम्डा यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व होता है। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है कि प्रति एकांक लंबाई पर कितना आवेश वितरित है। तो प्रति एकांक लंबाई पे जितना आवेश वितरित होगा उस आवेश को हम सिंपली क्या बोलेंगे बेटा, रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। ओहो बहुत बढ़िया। देखिए ये जो हमारे पास गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो गॉसियन पृष्ठ से बद कुल आवेश, गॉसियन पृष्ठ से बद कुल आवेश कितना, कुल आवेश सॉरी बद कुल आवेश नहीं, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। देखिए कुल कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो इसमें से कुल वैद्युत फ्लक्स निकलेगा फाई के तीन पार्ट होंगे, क्योंकि इसके तीन क्षेत्रफल हैं। फाई 1 इस वाले पृष्ठ से निकलेगा फाई 1, इस वाले पृष्ठ से निकलेगा फाई 2 क्योंकि DS2 है, और जो आपका वक्र पृष्ठ ये है, वक्र पृष्ठ से निकलेगा आपका फाई 3। ओह बहुत सुंदर भैया। अच्छा फाई 1 क्या होगा सर, तो फाई 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट DS1 cos थीटा 1। ठीक, फाई 2 कितना होगा भाई, तो फाई 2 का इंटीग्रेशन E डॉट DS2 cos थीटा 2, और फाई 3 क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन E डॉट DS3 cos थीटा 3। ओह बहुत सुंदर, हमने E डॉट DS cos थीटा के फॉर्म में हमने लिख दिया है। देखो θ1 आपका 90 डिग्री है, θ2 आपका 90 डिग्री है, और θ3 आपका है 0 डिग्री। तो हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका इक्वेशंस मिलेगा। देखिए इंटीग्रेशन E डॉट DS1 cos 90 प्लस इंटीग्रेशन E डॉट DS2 cos 90 प्लस इंटीग्रेशन E डॉट DS3 cos 0। देखिए आपने आइडेंटिटी पढ़ा है कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 0 होता है। अगर cos 90 का वैल्यू 0 है तो ये वाला जो टर्म्स है, ये आपका फर्स्ट टर्म ये 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और इसका वैल्यू भी 0। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 cos 90 0, तो ये दोनों टर्म्स हो गया आपका 0। cos 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो cos 0 अगर 1 है तो इस केस में इसका जो वैल्यू आएगा बेटा यहाँ पे वो कितना आएगा, टोटल फ्लक्स आपका आ जाएगा फाई, दैट इज इंटीग्रेशन E डॉट DS3, इंटीग्रेशन E डॉट DS3। चलिए E कांस्टेंट है, E को ले लेंगे बाहर, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा DS3, और इंटीग्रेशन DS3 हो जाएगा संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, इस बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिएगा कि इस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, याद करिए क्लास 10th में आपने पढ़ा है और बहुत जगह आपने यूज भी किया है, होता है 2πr/h। h की जगह हम क्या ले लेंगे बेटा, इसकी लेंथ ले लेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 2πr
एल। ओहो 2 पाई आर एल। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया 2 पाई आर ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको इक्वेशंस नंबर ले लेते हैं 1। अच्छा, क्योंकि गॉसियन सरफेस है, गाउस की प्रमेय को भी इंप्लीमेंट करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे गाउस की प्रमेय से। क्या कहेंगे भैया गाउस की प्रमेय से? तो गाउस की प्रमेय से, देखिए गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय क्या कहता है भाई? गाउस की प्रमेय कहते हैं कि जो इस पृष्ठ से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने कहा Q कितना है इस पृष्ठ के अंदर, कुल कितना आवेश है? तो हमने कहा इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है Q, दैट इज लैम्डा इंटू एल। कितना होगा भाई? लैम्डा इंटू एल होगा। ओहो बहुत बढ़िया। अरे क्या हुआ, मच्छर वच्छर बैठ गया क्या? हाँ, तो कितना होगा? लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, समीकरण 1 से फाई का वैल्यू क्या है भाई? समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से फाई का वैल्यू है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। हमने कहा लैम्डा से लैम्डा हो जाएगा कैंसल, लैम्डा ने लैम्डा को, सॉरी एल ने एल को उड़ा दिया, एल ने एल को उड़ा दिया, क्या बचा भैया? ई। तो ई इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाएगा, तो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर लैम्डा के डिवाइड में आ जाएगा, तो लैम्डा बाय आर। तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत तीव्र, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसका फॉर्मूला है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी वजह से? एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार की वजह से। ठीक, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। देखिए अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं? ग्राफ R और E के बीच में, तो E R के साथ क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा, R के साथ डिक्रीज होगा, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। इसका मतलब R डिस्टेंस को अगर इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा, ग्राफ जो है वो पैराबोलिक शेप में बनेगा। ठीक, अगर हम लैम्डा और E के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके बीच में प्लॉट करते हैं भैया? लैम्डा और E के बीच में, तो देखिए कैसा बनेगा? ये R, सॉरी लैम्डा, ये हो गया आपका लैम्डा और ये हो गया आपका E। तो लैम्डा और E में जो रिलेशन है बेटा, ये रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कैसा बनता है भैया? स्ट्रेट ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट। तो एक स्ट्रेट ग्राफ जाएगा ऑरिजिन से। तो ये दो ग्राफ भी आप देख लीजिएगा, कभी क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, ग्राफ किस तरीके का बनेगा। ओहो बहुत सुंदर। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। एक बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चंस ले लेते, न्यूमेरिकल्स ले लेते जल्दी से। देखिए क्वेश्चंस क्या करें कि अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित तार के आवेश का रेखीय घनत्व 1 माइक्रोकूलम पर मीटर है, 1 माइक्रोकूलम पर मीटर है। इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कह रहे एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, उसका रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है, इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सा, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। हमारे पास लैम्डा का वैल्यू देखिए, रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है। क्या दे रखा है भैया? रेखीय आवेश घनत्व। अच्छा नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बेटा, उसी टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 1 माइक्रोकूलम पर मीटर। तो माइक्रोकूलम को कूलम में कर लेते हैं, तो 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर। दूरी दे रखा हमारे पास भाई, क्या दे रखा? दूरी। r बराबर कितना भाई? 4 सेंटीमीटर। मीटर में बदल लो तो 10⁻⁻² मीटर। चलिए कोई बात नहीं। देखिए वैद्युत क्षेत्र का सूत्र जो कि अभी हमने ड्राइव किया है, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण E बराबर होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, सॉरी Q नहीं, लैम्डा बाय R, लैम्डा बाय R।
यही होता है। चलिए देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है कितना, 9 गुणे 10 की घात 9, लेकिन ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसमें आप क्या करिएगा बेटा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अब इस इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर लिखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2, लैम्डा का वैल्यू हो गया आपकी 10 की घात माइनस का 5 बटा आर, ये हो गया 4 गुणे 10 की घात माइनस का 2, 2 दूनी 4, 2 से 9 को काटिएगा तो ये आपका आएगा बेटा 4.5, कितना आएगा भैया 4.5 इंटू 10 टू द पावर, देखिएगा बेटा यहाँ पे है 9 और यहाँ पे माइनस का 6 और नीचे माइनस का 2 है, ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 2, तो 9 और 2 हो जाएगा बेटा आपका 11, और 11 में से अगर 6 घटाएंगे तो बचता है आपका 5, तो ये आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पे कि 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, सॉरी प्लस 5, प्लस ही कर देते इसको, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसका यूनिट। तो इसका मतलब तार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा 4.5 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। क्या होगा भैया, न्यूटन पर कूलम। ओह बहुत सुंदर, बहुत गजब, लाजवाब, बेहतरीन, मजा आ गया भैया। चलिए आगे नेक्स्ट हम डेरिवेशन पे चलते हैं भाई। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेशन है कि अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली चालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली अचालक चादर के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पे देखिए वर्ड यूज हुआ है अनंत विस्तार का। अगेन अनंत विस्तार का चादर का मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या बहुत बड़ा चादर होगा जिसमें हमारा पूरा ब्रह्मांड समा जाएगा। हमने कहा नहीं, हमने कहा देखो ये जो बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं ना, ये भी एक चादर ही है, ये भी एक शीट है, इसको भी आप एक अनंत लंबाई का चालक अचालक चादर मान सकते हैं। कब, जब अब इस बोर्ड से, इस चादर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। इस चादर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। इस चादर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर आप विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो इस बोर्ड को भी हम क्या मान सकते हैं कि ये एक अनंत विस्तार का अचालक चादर है। अच्छा सर अगर इस चादर से 2 मीटर की दूरी पर निकाले विद्युत क्षेत्र, तो मैं अगर कहूंगा अगर 2 मीटर की दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालें तो उस अवस्था में ये जो चादर होगा हमारा, ये अनंत विस्तार का नहीं होगा। उस केस में हम इसको अनंत विस्तार का चादर नहीं मान सकते हैं। तो अनंत विस्तार का चादर हम उसको मान सकते हैं कि अगर उस चादर की जो साइज है, अगर वो साइज उस चादर से जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र निकालें उसकी दूरी के कंपैरिजन में अगर उसका साइज बहुत बड़ा है, तो दूरी के कंपैरिजन में अगर साइज बहुत बड़ा है तो उस चादर को क्या बोलेंगे बेटा, अनंत विस्तार का अचालक चादर बोलेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मान लेते हैं यहां पे हमारे पास एक चादर है और इस चादर पे क्यू आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। इस चादर पे भैया क्या है, इस चादर पे क्यू आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित है। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब, मजा आ गया भैया। कितना आवेश भाई, क्यू आवेश इस चादर पे एक समान रूप से वितरित है। हमने कहा हाँ वितरित है। हमने कहा इस चादर से r दूरी पर स्थित यहाँ पे एक बिंदु है और इस बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हमने कहा कैसे निकालेंगे, हमने कहा सिंपल तरीका भैया, देखो ये चादर है इस तरीके से रखा हुआ है, इस वाले पृष्ठ पे विद्युत आपके कहते हैं धनावेश होगा, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इस दिशा में निकलेगा और इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र इस दिशा में निकलेगा। तो हमने कहा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में, दैट इज E, और इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में। अच्छा इस चादर के चारों ओर आपको क्या निकालना है, वैद्युत, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालें। क्योंकि हम गॉस के प्रमेय को यूज कर रहे हैं तो इसलिए गॉस के प्रमेय को यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक बंद पृष्ठ होना चाहिए।
देखिए यहाँ पे दो तरीके के बंद पृष्ठ हम बना सकते हैं, एक बेलनाकार जो कि हमने बना रखा है, ये एक बेलनाकार बंद पृष्ठ है और इस बेलनाकार बंद पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ भी बोलते हैं। इसके अलावा आप एक घनाव के आकार का भी पृष्ठ बना सकते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक निकालेंगे तो उस बुक के अंदर जो डायग्राम दे रखा है उसमें उन्होंने इस बेलनाकार पृष्ठ की जगह क्या उसका एक घनाव के आकार का पृष्ठ बनाया है। सबसे इजी क्या रहता है बेटा, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार पृष्ठ रहता है, इसलिए हमने बेलन बनाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए ये जो एक गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ का मतलब इस सर्कुलर जो फ्लैट एरिया है, फ्लैट सरफेस है, इसका एरिया कितना मान लेते ए, तो इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में ए। सेम इसका भी एरिया कितना भैया ए, तो इसका भी एरिया वेक्टर होगा इस दिशा में। एंगल यहां पे भी 0 डिग्री बनेगा और एंगल यहां पे भी कितना बनेगा भैया 0 डिग्री बनेगा। तो हमने कहा ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो यहां पे लिखते हैं गॉसीय पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना, तो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा फाई और फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका, देखिए इस वाले पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इस पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा ई डॉट ए। हमने कहा इस वाले पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो यहां से भी फ्लक्स निकलेगा ई डॉट ए। दो ही पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा, बाकी इसका जो वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा बेटा वो 0 होगा, क्योंकि अगर आप यहां पे एक छोटा सा एरिया अगर लेते हैं ds, तो इस ds और इस e के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री बनेगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमने केवल इन दोनों फ्लैट एरिया से ही हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया है। चलिए इन दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, तो ये जो ट्वाइस ऑफ ई डॉट ए है ना, ई डॉट ए आपका जो 2EA cos 0, क्योंकि एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे भी एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे भी एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 0 यूज कर लेंगे। चलिए तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका जो EA 2EA, तो ये हमारा जो टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से निकल रहा है, और इसको ले लेते इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया है। ठीक, अगर इस पृष्ठ के लिए गाउस की प्रमेय यूज करते हैं, तो गाउस के प्रमेय के अनुसार, तो देखिए गाउस की प्रमेय से, देखिए गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय क्या कहता है भाई, गाउस की प्रमेय कहता है जो फ्लक्स होगा इस पृष्ठ से जो निकलेगा वो Q का एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों फ्लक्स क्योंकि एक ही पृष्ठ का है तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम इक्वेट कर देंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2EA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने लिखा E, तो 2A इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो जो है Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, Q अपॉन A इस पृष्ठ का, ये जो हमारे पास एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू बेटा Q अपॉन A। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, तो हम यहां पे Q अपॉन A को क्या लिख सकते हैं, हम सिग्मा लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओहो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इस चादर का क्या है बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो अगर आपके पास एक अचालक चादर है, अनंत लंबाई का है, उससे r दूरी पर अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, या दूरी से, या दूरी पर यह निर्भर नहीं कर रहा है, दूरी से ये इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब इससे r दूरी पर, मतलब इस चादर से 5 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, हर किसी बिंदु पे अगर आप विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, समान होगा। हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। तो इसका मतलब ये चादर जो है अपने चारों ओर क्या बनाता है, अपने सराउंडिंग में जो फील्ड बनाता है वो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। कैसा होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसको नोट कर लीजिएगा कि एक अचालक चादर अपने चारों ओर एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट था इसके बाद का, जो कि मैंने आपको बता दिया, आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भैया? देखिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अनंत विस्तार की आवेशित समतल चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिए यहां पे चालक प्लेट है, कह रहे हमारे पास एक चालक प्लेट है, आवेशित है, अनंत लंबाई का है और उस चालक प्लेट के कारण उससे कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक, सिंपल सा डेरिवेशंस। देखिए एक हमारे पास मान लेते एक चादर है कुछ इस तरीके से, एक प्लेट है, क्या है भाई, एक प्लेट है, इस तरीके से एक प्लेट रखा हुआ है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई बुक मुझे मिलता है तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से रखा हुआ है। हाँ, जैसे ये नूतन की ही बुक है, प्रमोशंस नहीं है भैया कोई, ठीक, पहले बता दो। देखिए ये एक चादर है अनंत लंबाई का मान लेते हैं, ठीक। तो ये बुक, ये चादर इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है तो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये लिखा हुआ है ना भौतिकी कक्षा 11 कुमार मित्तल, 11वीं की क्लास स्टार्ट करेंगे, चिंता क्यों कर रहे बच्चे, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था सर 11 की भी क्लास स्टार्ट करिए, मिलेगा वीडियो, ठीक। तो इस तरीके से आप जब यहां से देखेंगे तो आपको ये वाला हिस्सा दिखेगा, तो एक पृष्ठ आपका ये हो जाएगा, ये इसका दूसरा पृष्ठ हो जाएगा जो कि हमें नहीं दिख रहा है, ठीक। चलिए अब जब इस चालक चादर को, क्योंकि चालक है बेटा, क्या भाई, ये चालक है, जब इस चालक को आवेश दिया जाएगा, इसको आवेशित किया जाएगा, तो आवेश जो है इस चालक के सतह पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस सतह पर आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई क्यों, ठीक है ना, और इस सतह पे भी आवेश आपका क्या होगा भैया, डिस्ट्रीब्यूट होगा। अंदर आवेश कितना भाई, अंदर आवेश है भैया 0, अंदर आवेश कितना भाई 0, क्योंकि चालक है। चालक याद रखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही 1000 रुपए वाला, मतलब आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, कोई नहीं बताएगा। चालक जो होता है, जो सॉलिड होता, सॉरी क्या कहते हैं, मेटल जो होता है ना, कंडक्टर जो होता है, उसके अंदर कुल विद्युत क्षेत्र 0 होता है और उसके अंदर कुल आवेश 0 होता है। तो इसीलिए जब चालक प्लेट या चालक गोला या चालक शंकु या चालक बेलन, जब उनको आवेश दिया जाएगा, आवेश उसके हमेशा सतह पर ही एक समान रूप से वितरित होगा। कहां पर, उसके सतह पर। तो इसलिए आवेश जो है वो इस वाले सतह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस वाले सतह पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। चालक का एक जो सतह है वो अचालक प्लेट के जैसा काम करेगा। क्या काम करेगा, चालक का जो पृष्ठ है, क्योंकि इस पृष्ठ पे आवेश वितरित है, तो इसका जो पृष्ठ है वो किसके जैसा बिहेव करेगा, वो एक अचालक प्लेट या अचालक चादर के जैसा बिहेव करेगा, ठीक। इसीलिए अगर मान लो इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र इस फर्स्ट सतह के कारण भी बनेगा और सेकंड सतह के कारण भी बनेगा। तो फर्स्ट वाला सरफेस जो होगा, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा बेटा इस दिशा में, क्योंकि धनावेश है, धनावेश से विद्युत क्षेत्र होता है बाहर की तरफ। ये जो सेकंड सरफेस होगा, इस सेकंड सरफेस की वजह से भी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा और दोनों के विद्युत क्षेत्र को आपस में क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो बिंदु P पर जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा, P पर नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा भैया, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अच्छा E1 इस वाले पृष्ठ की वजह से इसका पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस का सिग्मा, इसका भी पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस का सिग्मा, दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या भाई, सिग्मा है ना। तो इस फर्स्ट पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने ड्राइव किया है। इस सेकंड पृष्ठ की वजह से जो विद्युत फ्लक्स होगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र होगा, वो कितना होगा, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओहो बहुत बढ़िया। तो चलिए भैया, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपके पास एक चालक चादर है और अनंत लंबाई का है, तो उस चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र होगा बेटा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओहो बहुत सुंदर। क्या जाएगा, चालक प्लेट या चालक चादर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अचालक के वजह से होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डेरिवेशन है। करिए इसको, प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन आपके लिए खुला हुआ है भैया।
जाओ और क्वेश्चंस पूछो। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है समान पृष्ठ घनत्व के धनावेशित तथा ऋणावेशित समतल समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें जो है वो अचालक है। कैसा भैया? अचालक है, और इन दोनों प्लेटों की वजह से हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है 3 बिंदु पर। देखिए एक प्लेट हमारा ये हो गया, ठीक। इसी को हम बना लेते हैं दूसरी प्लेट। अरे भैया क्या कर रहे हो लल्ला? चलिए इसका ही एक क्लोन बना लेते हैं, इसी का ही एक क्लोन बना लेते हैं और कहते हैं यहाँ पे ये दूसरी प्लेट है हमारे पास, ये हमारे पास दूसरी प्लेट है। ओहो बहुत सुंदर। हमने कहा देखो ये दो प्लेटें हैं, इस वाले प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा, इस वाले प्लेट का भी पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? प्लस सिग्मा है। दोनों पे धनावेश है, इस पे भी धनावेश है भैया और इस पे भी धनावेश है। दोनों पे कैसा आवेश है भाई? धनावेश है। इस पे भी धनावेश है। ओहो सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन। चलिए अब इससे कह रहे हैं कि इसके बीच में और इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्षेत्र हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट, ये हो गया सेकंड रीजन और ये हो गया आपका थर्ड रीजन। इन तीनों रीजन में आपको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो यहां पे एक बिंदु ले लेते हैं बेटा P, इसके अंदर एक बिंदु ले लेते हैं कहीं पे भी Q, और यहां पे एक बिंदु ले लेते हैं हम R। तो आपको P, Q और R इन तीनों बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात करनी है। चलिए बहुत बढ़िया, सुंदर। तो देखिए सबसे पहले बिंदु P पर निकालते हैं, बिंदु P पर। देखिए बिंदु P पर क्या होगा, सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए ये वाली प्लेट धनावेशित प्लेट है, तो इस धनावेशित प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में, इसको नेम दे देते हैं हम E1। ये वाली प्लेट भी धनावेशित है, इस धनावेशित प्लेट की वजह से इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र इस प्लेट से आएगा बाहर की तरफ, इस दिशा में। देखिए मेरे हाथ को देखिए, ऐसे आएगा बाहर की तरफ। तो इस धनावेशित सेकंड प्लेट की वजह से भी विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा भैया? इस दिशा में। दोनों आपका सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो रीजन फर्स्ट में P पर विद्युत क्षेत्र होगा EP, दैट इज E1 प्लस E2। दोनों को आपस में क्या कर देंगे भाई? ऐड कर देंगे, क्योंकि ये अचालक चादर है, अचालक प्लेट है, और अचालक प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे तो जब 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, दैट इज EP। ओहो बहुत सुंदर। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सेकंड रीजन में आते हैं, Q बिंदु पर। देखिए इस बिंदु Q पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो देखिए ये प्लेट है धनावेशित, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कहां जाएगा? बाहर की तरफ, इधर। कहां जाएगा भैया? इधर। हाथ को देखो ना, इधर। तो इस धनावेशित प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र जाएगा इस दिशा में E1, ठीक। इस सेकंड प्लेट की वजह से, ये धनावेशित प्लेट है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र रहेगा बाहर की तरफ, इस दिशा में। कैसे? इस दिशा में, ठीक। तो इस वाले प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र आएगा इस दिशा में E2। कितना भैया? E2। तो नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो बिंदु Q पर, सेकंड केस में बिंदु Q पर, देखिए बिंदु Q पर नेट विद्युत क्षेत्र जो होगा वो आपका होगा EQ। तो दोनों विद्युत क्षेत्र क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो हम क्या करेंगे? E1 में से E2 को माइनस कर देते हैं या E2 में से E1 को माइनस कर देते हैं, वो आपकी चॉइस है भैया। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और हो जाएगा 0। इसका मतलब इस सेकंड रीजन के अंदर दोनों प्लेटों के बीच वाला जो स्थान होगा, इस स्थान में विद्युत क्षेत्र कितना भैया? है 0। ओहो बहुत सुंदर भाई, गजब। चलिए अब बात करते हैं हम कहां पे? हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, बिंदु R पर। बिंदु R पर देखिए, बिंदु R पर देखिए सबसे पहले ये धनावेशित प्लेट है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र जाएगा ऐसे स्विंग 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 स्विंग, इधर। कहां भाई? इधर E1। अच्छा ये भी धनावेशित प्लेट है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का जाएगा स्विंग 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 स्विंग, इधर चला जाएगा। तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र जाएगा इस दिशा में,
E2। दोनों सेम दिशा में है तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र होगा E R, दैट इज E1 प्लस E2। तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो E1 आपका जाए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब इस थर्ड पॉइंट पे जो विद्युत बिंदु है, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। गॉट इट? यहां तक समझ में आया? तो बहुत बढ़िया। आपको 3 बिंदु पे निकालना था, बीच में निकालना था, बाहर निकालना था। बाहर आपका हो गया रीजन फर्स्ट एंड थर्ड। तो इन दोनों बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नेट विद्युत क्षेत्र बनेगा इस दिशा में, प्लेट से बाहर की तरफ, और इस वाले रीजन में विद्युत क्षेत्र बनेगा नेट इस दिशा में, प्लेट से बाहर की दिशा में। और सेकेंड रीजन के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा, 0 होगा, क्योंकि आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब। आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा एप्लीकेशन है गाउस के प्रमेय का। तो लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक गोलीय कोश है और उस गोलीय कोश के कारण उसे r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। 3 बिंदु पे निकालेंगे, 3 बिंदु पे, एक बाहरी बिंदु पर, एक पृष्ठ पर और एक आंतरिक बिंदु पर। तो सबसे पहला हेडिंग डालिएगा बेटा बाहरी बिंदु पर। बाहरी बिंदु पर, या बाह्य बिंदु भी डाल सकते हैं, बाह्य बिंदु पर। ठीक, तो ये हमारे पास एक गोलीय चालक है, ये गोलीय चालक है। ठीक, और इस गोलीय चालक पर मान लेते हैं एक Q आवेश जो है वो वितरित है। ये कोश भी हो सकता है और गोलीय चालक भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के केस में चाहे वो गोलीय चालक हो या गोलीय कोश हो, दोनों के केस में आप उसको जितना भी आवेश भर भर के दोगे वो आवेश उसके पृष्ठ पे आएगा। कहां पर आएगा, उसके पृष्ठ। अभी भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि गोलीय चालक, गोलीय बेलन, गोलीय पृष्ठ, कुछ भी है। ठीक, अगर आप उसको आवेश दे रहे हो, अगर वो चालक है या खोखला है, तो आवेश हमेशा कहां पे रहेगा, उसके पृष्ठ पे रहेगा। कहां पे, उसके पृष्ठ के पे। तो यहां पे मान लेते हैं इसके पृष्ठ पे क्यू आवेश एक समान रूप से क्या भैया वितरित है। ये इसका केंद्र है O, इसके केंद्र से R दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु P है। कितनी दूरी पर भैया, R दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पृष्ठ की जो त्रिज्या है मान लेते हैं वो कैपिटल R है। तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इस बिंदु P से जाता हुआ क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे भाई, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो ये जो डॉटेड लाइन से हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया है, इस स्फीयर का नाम है भैया कि ये गॉसियन पृष्ठ है। क्या भाई, ये है गॉसियन पृष्ठ। ठीक, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, इस गॉसियन पृष्ठ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक छोटा सा पार्ट्स यहाँ पे ले लेंगे, इसका एरिया वेक्टर बाहर की दिशा में होगा, और इस पृष्ठ की वजह से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगे वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होंगे। विद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा भाई, बाहर के दिशा में होगा। तो E और DS के बीच में यहाँ पे एंगल कितना भैया, 0 डिग्री। तो सबसे पहले निकालेंगे छोटे से पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, फिर इस संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे। तो देखिए, छोटे से अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना, तो ये जो डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E डॉट ds। बहुत बार कॉन्सेप्ट हमने इसको यूज किया है। तो E ds cos 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो आपका जाए E डॉट ds। मतलब इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है आपका, E डॉट ds। इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना भाई, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। E डॉट ds, ओह बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, E डॉट ds, ठीक।
अच्छा ई कांस्टेंट, क्योंकि इस सरफेस पे ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस पे ई का वैल्यू क्या बेटा कांस्टेंट होगा, तो ई ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ds का मतलब इस गोलीय पृष्ठ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका फाई इज इक्वल टू बेटा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ds का मतलब ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है, इस गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया हो जाएगा दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओहो बहुत सुंदर। चलिए अच्छा गाउस चचा को बुलाते हैं, भैया आ जाओ आपकी बारी है अब। तो यहाँ पे गाउस चचा को बुला लेते हैं, तो गाउस चचा की बारी है। तो गाउस की प्रमेय अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, गाउस की प्रमेय से भाई, गाउस की प्रमेय क्या कहता है, तो गाउस की प्रमेय कहता है कि इस पृष्ठ से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा फाई, वो इस पृष्ठ के अंदर कुल जो आवेश है क्यू, उसका 1/ε0 गुना होगा। देखिए इस पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है, क्यू आवेश है ना, तो गाउस का प्रमेय हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाय ε0। क्योंकि दोनों फ्लक्स एक ही पृष्ठ के लिए है, तो इसलिए हम दोनों को क्या कर देंगे, आपस में इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, तो ये मिलेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय ε0। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से E का वैल्यू आ जाएगा E 4 पाई ε0 के साथ ले लेंगे, तो ये आपका जब 4 पाई ε0 क्यू बाय आर स्क्वायर क्या जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र इस गोलीय पृष्ठ की वजह से इस बिंदु P पर, बाहरी बिंदु पर। ठीक, अब निकालते इसके सतह पर, मतलब पृष्ठ पर। अगर इस बिंदु P को उठा के अगर मैं इसके सतह पे यहां पे लेके आता हूं बेटा, तो ये दूरी r और ये r किसके इक्वल हो जाएगा, ये कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो सतह पे निकालेंगे तो सतह पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो सतह पर होगा, तो सेकंड सतह पर, तो सतह के लिए r जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E 1/4 पाई ε0 क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 क्यू बाय कैपिटल R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा उसके पृष्ठ पर। कहां पर भाई, पृष्ठ पर। आंतरिक बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो थर्ड केस में हम निकालेंगे आंतरिक बिंदु पर। देखिए आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हल्का सा एक छोटा सा हम डायग्राम बना लेते हैं फिर पहले से। ये हमारे पास गोलीय कोश है, ये हमारे पास गोलीय कोश है। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और इस गोलीय कोश पर बेटा क्यू आवेश जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। इस गोलीय कोश पर क्यू आवेश जो है वो यूनिफॉर्मली क्या भाई, डिस्ट्रीब्यूट है। इस तरीके से इसके पृष्ठ पे डिस्ट्रीब्यूट है ना। और इसके केंद्र से r दूरी पर आपको क्या करना है, केंद्र से r दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इसके अंदर ही निकालना है। तो जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है उसी बिंदु पर क्या करते हैं, हम एक छोटा सा गॉसियन पृष्ठ हम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ क्या है भाई, माजरा क्या है बिल्कुल। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये इसका सेंटर हो गया O, और इस सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ पे एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पर आपको क्या करना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस बिंदु P से हम जाता हुआ क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, गोलीय गॉसियन सरफेस। अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा बेटा, इस ये जो डॉटेड लाइन से हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया, इस स्फीयर के अंदर टोटल कितना आवेश है, बता सकते हैं आप, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं यहां पे तब तक लैंग्वेज लिखता हूं, गॉसीय पृष्ठ से या पृष्ठ के अंदर लिखते हैं ऐसे, पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना भाई, देखिए जितना भी आवेश है वो इसके पृष्ठ पर है, जितना भी आवेश है वो इसके पृष्ठ पर है। अंदर आवेश जीरो के खोखला है, कुछ है ही नहीं, तो अंदर आवेश जीरो है। तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश होगा, तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश होगा जीरो। ये वाला जो पृष्ठ है, ये जो हमने ड्रॉ किया है अंदर, इसको हम बोलेंगे गॉसीय पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर आवेश कितना, जीरो। तो अभी हमने गॉस थ्योरम डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि अगर किसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश जीरो है तो उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, जीरो निकलेगा। तो फ्लक्स
कितना निकलेगा भाई, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि ई जो है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन तभी जीरो होगा जब उस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये का हो गया भाई, इसका मतलब इस गोलीय कोश के अंदर या इस चालक ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना, जीरो। ठीक, तो याद रखिएगा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है कि चालक अगर कोई गोला है, ठोस है, और उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा बेटा जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन शायद है इसमें, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस सेशन को, इस वीडियो को क्या करते हैं बेटा, एंड करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। उदाहरण क्वेश्चन है, धातु के एक पतले खोखले गोले की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और उस गोलीय कोश पर 500 माइक्रोकूलम का आवेश है। कितना भाई, 500 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक है, कोश के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए 1 मीटर की दूरी पर निकालेंगे तो ये बाह्य बिंदु हो जाएगा, अगर हम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालेंगे तो ये पृष्ठ पर हो जाएगा, और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालेंगे तो ये पृष्ठ के अंदर हो जाएगा, मतलब गोले के अंदर। तो इसके लिए तो विद्युत क्षेत्र जीरो होगा क्योंकि अभी हमने ड्राइव किया है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास डेटा क्या दे रखा है, तो हमारे पास डेटा दे रखा है, यहाँ पे आवेश दे रखा है। आवेश Q कितना भाई, 500 माइक्रोकूलम, तो इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 500 गुणा 10 की घात -6 बराबर 5 गुणा 10 की घात -4 कूलम हो जाएगा। 2 की घात यहाँ पे तो जीरो है, 2 पावर यहाँ से लेंगे -6 -4 बचेगा। ठीक, दूरी दे रखा है बेटा, दूरी r बराबर कितना, 1 मीटर। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा फर्स्ट केस में, तो विद्युत क्षेत्र होगा E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होगा 9 गुणा 10 की घात 9। Q कितना है भाई, Q है यहाँ पे 5 गुणा 10 की घात -4 बटा R कितना भाई 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 9 पंजे 45, 45 गुणे 10 की घात, देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 5 बचेगा। 9 प्लस का -4 तो कितना बचा, प्लस का 5। 45 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर, या आप लिख सकते हैं कूलम पर, सॉरी न्यूटन पर कूलम। चलिए सेकेंड पॉइंट पे, कहां पे निकालना भाई, पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर कितना होगा, तो पृष्ठ पर क्या होगा भाई, तो इसके लिए त्रिज्या दे रखा R कितना भाई, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दैट इज 0.3 मीटर। 30 सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q आपका इतना ही रहेगा 5 गुणे 10 की घात -4, और R हो जाएगा 0.9 का, सॉरी 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर। ओहो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए कैलकुलेशन बहुत सुंदर है इसका। 9 गुणे 5 गुणे 10 की घात, यहाँ पे बचेगा आपका 5 बटा, देखो 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09, 3 का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर 0.09। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, ऊपर 0 लगा दीजिएगा 2, 9 से इसको काट दीजिए, खल्लास। कितना, इसकी घात 2 5 7 हो जाएगा, तो ये आपका जब 5 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलम, मतलब इसके पृष्ठ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा बेटा वो 5 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलम के बराबर होगा। अच्छा थर्ड सी पार्ट का आंसर हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है बेटा 0 होता है। तो थर्ड, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब वो गोले के अंदर होगा, और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है 0। 10 का कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। ठीक, तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही बेसिक के साथ, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ मैंने गॉस थ्योरम और गाउस
की प्रमेय के अनुप्रयोग हम लोगों ने डिस्कस किया है। बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किया और न्यूमेरिकल सीरीज भी आप लोगों के लिए आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पे बने रहिए, वीडियोस फ्रिक्वेंटली आपके लिए बनाए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, आप देखते रहिए वीडियोस को और एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। ऐसे नहीं